दोस्तों सोचो, जिस देश को कभी सिर्फ अन्नदाता कहा जाता था, आज वही देश राइस पावर बन चुका है। जी हाँ, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर बनने का रिकॉर्ड बना दिया है। और साथ ही कृषि मंत्रालय ने एक साथ 184 नए धान की वैरायटीज का लॉन्च की है। इसका मतलब सिर्फ किसान के लिए नहीं, बल्कि आपके किचन, आपके प्लेट और भारत की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर मूवमेंट साबित होगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये अचीवमेंट इतना बड़ा क्यों है, 184 नए राइस वैरायटीज का काम, किसान को क्या फायदा होगा, एक्सपोर्ट, प्राइस और जॉब मार्केट पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या भारत सच में ग्लोबल राइस सुपर पावर बनने का रास्ते पर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा। चाइना को पीछे छोड़ने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि चाइना के पीछे छोड़ना एक्चुअली मतलब क्या है। दुनिया के लेवल पर राइस प्रोडक्शन में हमेशा से चाइना और इंडिया टॉप 2 प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक प्रोडक्शन वॉल्यूम में भारत ने चाइना को क्रॉस कर दिया है। यानी कि ग्लोबल राइस आउटपुट का सबसे बड़ा हिस्सा अब इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका सीधा मतलब ग्लोबल राइस मार्केट की प्राइसिंग पर है। भारत के इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग होगा। एक्सपोर्ट पॉलिसी, एमएसपी और इंटरनल फूड सिक्योरिटी, तीनों पर इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर की कहानी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टोरी भी है। नए राइस वैराइटीज क्या है 184, क्या खास है इसमें? तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। कृषि मंत्रालय द्वारा एक साथ 184 नए धान की वैरायटीज लॉन्च करना, नॉर्मली आप सुनते होंगे नए बीज आए, हाइब्रिड वैरायटी आई, लेकिन एक बार में इतनी सारी वैरायटी लॉन्च होना इस बात का सिग्नल है कि रिसर्च सिस्टम फुल एक्टिव मोड में है। इन नए वैरायटीज से क्या फ़ायदा हो सकता है? हाई यील्ड या कम ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी किसान की इनकम पोटेंशियली अप होगी। क्लाइमेट रेसिलेंट कुछ वैरायटी ऐसी डिज़ाइन की जाती हैं जो कम पानी, ज़्यादा गर्मी या फ्लड कंडीशन में भी टिक पाएँ। डिसीज रेसिलेंट, पिछले कुछ सालों में ब्लास्ट, बैक्टीरियल डिसीज, पेस्ट अटैक से जो नुकसान होता है, इन साइंटिफिक वैरायटीज से वो कम किया जा सकता है। यानी अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ तो ये 184 वैरायटीज किसान के लिए सिर्फ एक बीज नहीं है, एक टूल किट बन सकती हैं, इनकम बढ़ाने की टूल किट। अब सवाल उठता है, जब प्रोडक्शन स्टेबल या हाई होता है तो प्राइस वॉलेटिलिटी कम रहने का चांस बढ़ता है। एक्सपोर्ट स्ट्रांग रहे लेकिन डोमेस्टिक बफर स्टॉक भी हाई हो तो गवर्नमेंट के पास प्राइस कंट्रोल करने का बेटर स्कोप होता है। लॉन्ग टर्म में अगर हाई यील्ड और क्लाइमेट रेसिलेंट वैरायटीज फील्ड तक पहुंच गई तो ड्रॉट, सूखे का या फ्लड का टाइम में भी राइस अवेलेबिलिटी सिक्योर रहने के चांस बढ़ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर पॉलिसी और ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक रहा तो आपके किचन तक सस्ता, स्टेबल और क्वालिटी राइस मिलने का चांस ज़्यादा है। अब किसान के एंगल से ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। फाइल पर वैरायटी लॉन्च हो जाना एक चीज़ है, अगर उस बीज का एक्चुअल किसान के हाथ तक पहुंचना दूसरी चीज़ है। ग्राउंड रियलिटी में किसान को क्या चैलेंज आते हैं? अवेयरनेस गैप, बहुत सारे छोटे किसान को पता ही नहीं चलता कि नई वैरायटी आई कब, मिलती कहाँ है, इनपुट कॉस्ट क्या है, हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सब की कॉस्ट ऊपर तो प्रॉफिट मार्जिन फिर भी पतला ही रह सकता है। एमएसपी और प्रोक्योरमेंट, अगर प्रोडक्शन बढ़ भी गया लेकिन सही रेट पर गवर्नमेंट या मार्केट ने खरीद नहीं किया तो किसान के लिए ये ग्रोथ मॉडल सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि रिसर्च लैब से लेकर फील्ड तक और फार्म से लेकर मार्केट तक पूरा चेन स्ट्रांग हो। वैरायटी लॉन्च की हेडलाइंस अच्छी है, लेकिन असली सक्सेस तब होगी जब उसका बेनिफिट ग्राउंड पर हर छोटे किसान को फील हो। दोस्तों, इंडिया का राइस एक्सपोर्ट ऑलरेडी वर्ल्ड में टॉप पर है, और अगर प्रोडक्शन स्टेबल हाई रहा तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी और भी स्ट्रांग बन सकती है। इसका भारत को डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, डॉलर अर्निंग बढ़ेगी, फॉरेक्स रिजर्व्स स्ट्रांग होंगे, ग्लोबल साउथ के कई गरीब देशों को सस्ता राइस सप्लाई करके इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक गुडविल भी बिल्ड करता है। फूड ग्रेन डिप्लोमेसी, जिसे सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं, उसका एक मेजर पिलर बन सकता है। इंडियन राइस यानी राइस सुपर पावर शब्द सिर्फ डायलॉग नहीं है,
पॉलिसी लेवल पर ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता है। तो अब इसमें एक थोड़ा क्रिटिकल एंगल भी समझना जरूरी है। अगर भारत सिर्फ राइस और गेहूं पर ओवर डिपेंडेंट हो गया तो क्रॉप डाइवर्सिटी खत्म होने का रिस्क होता है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी रेनफॉल पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ तो हाई यील्ड वैरायटी भी फेल हो सकती है। पॉलिसी मिस्टेक्स जैसे गलत एक्सपोर्ट बैन, लेट एमएसपी अनाउंसमेंट या स्टोरेज फिलर पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि हाई प्रोडक्शन के साथ साथ स्मार्ट पॉलिसी, वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस करना होगा। दोस्तों, जब भी भारत की ग्रोथ की बात होती है, आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, स्पेस मिशन, ये सब हेडलाइंस में आते हैं, लेकिन असली बैकबोन आज भी अन्नदाता ही हैं। चाइना को पीछे छोड़ना सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है, ये उन करोड़ों किसान परिवार की मेहनत का रिजल्ट है जो धूप, बारिश, फ्लड, सूखा, हर चीज जलकर भी आपकी थाली तक चावल पहुंचाते हैं। इस अचीवमेंट पर प्राउडफुल करना बनता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं बनता। दोस्तों, आपके लिए एक सिंपल सा काम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप किसान फैमिली से आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके यहाँ कौन सा राइस वैरायटी ज़्यादा उगाई जाती है। क्या आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और नए बीज के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर आप अर्बन व्यूअर हैं तो कम से कम इतना ज़रूर करिए कि जब अगले टाइम चावल खरीदने सोचें तो इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना पानी, कितनी पॉलिसी और कितनी साइंस लगी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।